जब 2020 में आपको टिकट नहीं मिला तब आपकी मनोस्थिति क्या थी? देखिए, हमको 2020 में टिकट नहीं मिला। आदरणीय नेता नीतीश जी ने हमको कोई सड़क पर नहीं छोड़ दिया। हमको दूसरे स्थानों से लड़ने की भी बात कही गई, हमको दूसरे सदन में भी भेजने की बात कही गई, लेकिन हमारी वैधता, हमारा लगाव, हमारा प्यार बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से है, वहाँ की जनता से है। और हमने अपने जीवन में राजनीति को एक सेवा के भाव से देखा है। हमारे लिए पद कोई माने नहीं है, और पद माने रहता तो हम दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से विधायक भी बनते, हम उपचुनाव में दूसरे विधानसभा क्षेत्र से भी विधायक बने रहते। पद की हमको लालसा रहती तो हम बिहार विधान परिषद के भी सदस्य बनते, अन्य जगह से जाकर लड़ते। बहुत लोग ऐसे राजनीति में हैं जिनको जो मौका तलाशते हैं पद के लिए, और कहीं से उनको सत्ता हासिल हो जाए, कहीं से वो विधायक सांसद बन जाएं, उनकी लालसा रहती है। लेकिन हमारी ऐसी लालसा नहीं है। कहीं ना कहीं एक सच्चे जनसेवक की यही निशानी है, वो पद पे हो या ना हो, उसको समाज को हमेशा सींचने का कार्य करना चाहिए। एकदम ये नहीं कि आप मेवा प्राप्त करने के लिए राजनीति में कहीं और दुख के घड़ी में आप चले जाइए। जी, निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय कितना कठिन था? क्या यह भावनात्मक निर्णय था या राजनीतिक? आपकी आरजेडी से बातचीत हुई, पर आप लौटे जदयू में। नीतीश कुमार से आपकी बातचीत में क्या कहा गया जिसने आपको वापसी के लिए मना लिया? आज भी कई गाँवों में सड़क, पुल, रोजगार की समस्या है। आप इन मुद्दों को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, हम तो आप हमारे विधानसभा के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए, और हम तो रोज़ अपने फेसबुक से विधानसभा में जितने हमने सवाल किए। क्षेत्रीय मुद्दे में एक और मेरा प्रश्न है, जो मैं जब आपके बैकुंठपुर विधानसभा में घूम रहा था तो लोगों का प्रश्न था कि आप मंजीत जी से भी ये भी पूछिएगा कि 2 बार यहाँ से विधायक 2 अलग अलग दल के रहे हैं, लेकिन अभी तक डिग्री कॉलेज का कुछ पता नहीं चला। तो इस चीज़ को लेके वो क्या सोचते हैं? आपने कभी जीवन में कोई ऐसा क्षण जिया है जहाँ राजनीति छोड़ने का विचार आया हो? राजनीति में आज जो गिरावट की बात होती है, उसे सुधारने का उपाय क्या हो सकता है? सबसे बड़ी चीज़ है, राजनीति में अपराधीकरण है जी। जिन पर आपराधिक मामले हैं, चाहे कोई दल हो, वैसे आपराधिक तत्वों को उनको दूर रखना चाहिए। जब तक पढ़े लिखे स्वच्छ छवि के लोग नहीं आएंगे, तब तक राजनीति में नया कोई आयाम नहीं आ सकता है। तो आज के परिदृश्य में जो बैकुंठपुर के अभी वर्तमान विधायक हैं, तो उनके कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं, या और भी उनको कुछ कार्य करने चाहिए थे? नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के इस खास पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आपने देखा होगा कि मैंने ये जो सिलसिला था चंपारण से शुरू किया था, जहाँ पे हम बिहार विधान परिषद भीषम साहनी जी, जो रामनगर की विधायक हैं, भागीरथी देवी जी, उनका पॉडकास्ट किया था। उसके बाद मेरे मन में कहीं ना कहीं एक सवाल बार बार गूंज रहा था कि बिहार का एक ऐसा सीट है जहाँ का जीत का चर्चा दिल्ली तक होता है, उसमें बैकुंठपुर एक ऐसा विधानसभा है जो कि बिहार के सबसे हॉट सीटों में से माना जाता है। तो आपने देखा होगा कि हमने यहाँ के विधायक हैं प्रेम शंकर यादव जी से पॉडकास्ट किया और जानने का प्रयास किया कि उन्होंने 5 साल के दौरान क्या किया है। उसके बाद जब मैं जनता के बीच में गया तो लोगों का कहना था कि आप एक पक्ष दिखा के चले जाएंगे तो लोग आपसे सवाल करने लगेंगे कि कहीं आप पहले से होके तो नहीं आए थे। तो फिर मैंने मिथिलेश तिवारी जी से भी मिलने का प्रयास किया, उन्होंने भी अलग अलग चीज़ों पे काफ़ी अच्छे से अपने बातों को रखा। आज हमारे साथ यहाँ के 2 बार के विधायक श्री मंजीत सिंह जी हैं, जो कि जदयू के एक ऐसे नेता हैं जो शुरू से कदम मिला के नीतीश कुमार जी के साथ चले हैं। और जब मैं क्षेत्र में घूम रहा था तो पूछ रहा था कि इस बार किसकी लहर ज़्यादा है, तो लोगों का एक शब्द में यही कहना था कि जो मंजीत सिंह जी हैं, भले ही उनको पूर्व में टिकट नहीं मिला हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो उनका पकड़ है और साथ में जो यहाँ के सरकारी व्यवस्थाएं हैं, अभी भी पद में नहीं रह के वो लोगों का काम बहुत आसानी से करवा देते हैं, जो और किसी के पास जाने पे 2-3 बार में होता है। हम आज आ चुके हैं और मैं भी एक गांव से निकला हुआ युवा हूं। जैसे आप लोगों को पता है, दिल्ली विधानसभा में मनीष सिसोदिया जी के साथ काम करने का मौका मिला। वहाँ से मेरे मन में ये ख्याल था कि बिहार भी चले। तो आज के हमारे खास मेहमान श्री मंजीत सिंह जी का बहुत स्वागत है। सर, कैसे हैं आप? नहीं, अच्छे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपके जीवन, जो प्रारंभिक जीवन रहे हैं उसके ऊपर है। आपका बचपन कैसा बीता और राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, एक तो हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि हमारे परिवार की रही है, और उस पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति की जो रही है, उसमें मेरे स्वर्गीय पिता ब्रजकिशोर नारायण सिंह जी, वह मुखिया से अपनी राजनीति की शुरुआत उन्होंने की जी। और मुखिया से विधायक और विधायक से मंत्री तक का सफ़र उन्होंने राजनीति में प्राप्त किया। और एक लंबी राजनीति
जीवन उनकी साफ़ सुथरा राजनीति, बेदाग राजनीति रही है। और वो 1972 में पहली बार बरौली विधानसभा क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व किए और 1974 में जब जेपी आंदोलन हुआ तो जेपी के साथ उस आंदोलन में कूद पड़े और बिहार विधानसभा के पहले वो सदस्य थे जो उन्होंने जेपी मूवमेंट में बिहार विधानसभा से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और फिर 1977 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और 77 से फिर लगातार 95 तक वे बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक विधायक के रूप में नहीं बल्कि जनता ने उनको जो स्नेह आशीर्वाद दिया उसके बदौलत वह केवल एक क्षेत्र का नहीं बल्कि राज्य का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। और वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए सत्येंद्र बाबू के और वित्त राज्य मंत्री पहली बार वो बनाए गए। उसके बाद जगन्नाथ मिश्र जी के मंत्रिमंडल काल में वह कैबिनेट मंत्री, खाद्य आपूर्ति मंत्री बनाए गए। तो उनकी एक लंबी राजनीतिक जीवन कार्यशैली जो रही, एक आंदोलन का जो उनका राजनीति रहा, तो उनसे तो प्रेरणा मुझे मिली। लेकिन हमारी राजनीति की शुरुआत कॉलेज के समय से हुई और जब हम बनारस के उदय प्रताप क्षेत्रीय कॉलेज में हम पढ़ते थे और ग्रेजुएशन में थे और सेकेंड पार्ट 2 में थे, तो उस समय हमारे मन में छात्र राजनीति की प्रेरणा जो हमारे अंदर आई तो हम स्टूडेंट यूनियन में वहाँ छात्र संघ के चुनाव में हम लड़े। और हमको याद है कि उस समय जब हम पढ़ते थे वो 93 से 96 का दशक था, तो हम जब सेकेंड यूनियन में लड़े तो अपने पिताजी से हमने कहा कि हमको छात्र संघ का चुनाव लड़ना है। तो उन्होंने कहा कि आपको भाषण देने आता है? हमने कहा कि नहीं आता है। तो उस समय 10,000 रुपया वो हमको दिए और उन्होंने कहा कि चुनाव ज़रूर लड़िए और लेकिन भाषण देना ज़रूर सीख लीजिए। वहीं से हमारी राजनीति की शुरुआत हुई और हम छात्र संघ के चुनाव में अच्छे मतों से जीते और राजनीति हमारी छात्र जीवन से ही प्रारंभ हो गई। जी, तो मतलब क्या आप ये अपना जो पूरा श्रेय है कहीं ना कहीं पिताजी को देना चाहेंगे कि जो उनकी पृष्ठभूमि थी उसने आपका काफ़ी मदद किया, मतलब एक समाज में सकारात्मक रूप से राजनीति करने में? हमारे पिताजी तो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं जी। और उनकी एक लंबी राजनीति जो रही वो बेदाग छवि के लोग थे और उनकी पूरी राजनीतिक जीवन मुखिया से लेकर विधायक, विधायक से लेकर मंत्री तक उन पर कोई किसी प्रकार की इतने लंबे समय में कोई आरोप, कोई मुकदमे, कोई भ्रष्टाचार के आरोप कभी उनके ऊपर नहीं लगे। बेदाग छवि के लोग रहे। उनका एक अपना व्यक्तित्व था, उनके अंदर जनता के प्रति एक जवाबदेही जो जिम्मेवारी थी और जो क्षेत्र के प्रति उनका लगाव था, कमिटमेंट था, उन सब चीज़ों से आदमी काफ़ी प्रभावित हुआ। वो मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं जिसके कारण हमारे परिवार की जो राजनीतिक अब इनकी पृष्ठभूमि हो गई वो 50 साल से अधिक हो गई। आज़ादी के 75 साल के बाद 50 सालों तक एक परिवार राजनीति में रहना ये अपने आप में बड़ी बात है। जी। इसके बाद मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा, जब आप पहली बार विधायक बनने का सपना जब आपने देखा था तब परिवार और समाज का क्या समर्थन मिला? नहीं, उस समय परिवार का तो पूरा समर्थन था और परिवार से ज़्यादा कहीं समाज का और बैकुंठपुर की जनता का समर्थन हमको प्राप्त हुआ। उसके पीछे एक मुख्य कारण था कि मेरे पिताजी की सोच जो थी वो और लगाव परिवार से ज़्यादा कहीं ना कहीं क्षेत्र के प्रति थी, बैकुंठपुर की जनता के प्रति थी। और जब वो कैंसर रोग से पीड़ित हुए और अंतिम अवस्था जब उनकी आई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से परिवार के लोगों को बैठाकर एक संदेश दिया कि हमारे मृत्यु के बाद जितना हमारे परिवार के लोगों को कष्ट नहीं होगा उससे ज़्यादा बैकुंठपुर के लोगों को कष्ट होगा। विधायक बनना या ना बनना, सत्ता में रहना या ना रहना, लेकिन जो प्रेम स्नेह बैकुंठपुर की जनता ने मुझे इस लंबी राजनीति में दी है उस स्नेह प्यार से सदैव जुड़कर निस्वार्थ भाव से बैकुंठपुर की जनता की सेवा करना। और उनका एक संदेश जो था वह एक एक जनमानस के अंदर था जिसके कारण लोगों ने हमको पहली बार 2000 में 20,000 से अधिक मतों से अपना आशीर्वाद दिया और हम विधायक बने। जी, तो जैसे आप बता रहे हैं 2000 में जब आप विधायक बने तो उस टाइम जब आप यहाँ आए होंगे तो कुछ चुनौतियाँ भी रही होंगी, चुनावी माहौल क्या था उसके बारे में ज़रा जिक्र करें। नहीं, चुनौतियाँ तो काफ़ी थी और 2000 पहले 2005 के पहले जी जो
एक खौफ का वातावरण इस बिहार में था, एक आतंक का वातावरण इस बिहार में था, अपहरण का उद्योग था, गुंडागर्दी चरम सीमा पर थे, अपहरण का बोलबाला था, लोगों में भय का वातावरण था, कानून की व्यवस्थाएं नहीं थी, किसी प्रकार का अपहरण का दौर चलता था। तो उस भय के वातावरण में हम लोगों ने चुनौती को स्वीकार किया और चुनौती स्वीकार करने के बाद जनता के सहयोग से, जनता के लिए हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़कर हम लोग उस मुकाम पर पहुँचे और उसके बाद हम लोगों ने जनता की जो तकलीफ़ें थी उसको दूर करने का हम लोग प्रयास किए। समाज के अंदर काफ़ी बिखराव था, बिहार की राजनीति जातिवाद के बुनियाद पर थी। उन सब चुनौतियों का सामना करते हुए हम लोगों ने इतनी कड़ी मेहनत की और उसका सार्थक परिणाम हुआ कि लोगों ने अपना सारे अव्यवस्थित बिहार होने के बावजूद भी मात्र समता पार्टी से पहली बार हम चुनाव लड़े, लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया और बिहार के अंदर मात्र 14 विधायक हम लोग समता पार्टी से निर्वाचित होकर बिहार विधानसभा में गए। जी, एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपके सबसे गौरवशाली कार्य कौन से रहे हैं जिसको आज भी आप याद करते हैं? देखिए, हमने अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम किए और ये केवल हम नहीं, अगर बैकुंठपुर की किसी गांव में, किसी कस्बे में, किसी टोले में, किसी पंचायत में, किसी प्रखंड में आप जाएंगे तो लोग इस बात को बताएंगे। जिस समय हम लोग विधायक बने उस समय गांव के अंदर कोई बिजली नहीं थी, गांव के अंदर सड़क नहीं थे, कहीं प्राथमिक मध्य विद्यालय नहीं थे, हाई स्कूल की आप कल्पना ही नहीं कर सकते थे और वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं थे, एएनएम कॉलेज नहीं थे, आईआईटी संस्थान नहीं था, कहीं भी पुल पुलिया की व्यवस्थाएं नहीं थी। तो अव्यवस्थित यह बिहार और बैकुंठपुर आपका था। वहाँ से हम लोगों ने अपनी राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की। मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी, कुछ नहीं था और हमने शुरुआत की सड़क का निर्माण कराना, फिर गांव-गांव का विद्युतीकरण कार्य कराना। इन सब कार्यों में हम लोग सफल हुए। तो 2010 से 15 के बीच में जिसमें फिर हम विधायक बने, तो उस समय कई महत्वपूर्ण बैकुंठपुर की जनता को सौगात हमने अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के सहयोग से हमने किया। और आप देख लीजिए कि गंडक नदी पर बंगड़ा घाट में पुल आपका नहीं था जो साहेबगंज बैकुंठपुर को जोड़ता है। तो हमने एक बार में इस मोहम्मदपुर में लगभग 550 करोड़ की लागत का पुल हमने आदरणीय नीतीश जी से स्वीकृत कराकर हमने जनता को समर्पित किया। हमने 350 करोड़ की लागत से 70 घाट पुल का हमने निर्माण करा दिया। फिर ब्रजकिशोर नारायण सिंह पॉलिटेक्निक कॉलेज 44 करोड़ की लागत से हमने कराया। फिर नीतीश जी जब रेल मंत्री के रूप में थे तो हमने ब्रजकिशोर हाल्ट बनवाया, कंप्यूटरकृत आरक्षण की व्यवस्था दिगवा दिगौली में। फिर आपके सिधवलिया स्टेशन पर हमारे पीडब्ल्यूआई के ऑफिस स्थानांतरित होकर चले गए थे, जिससे मज़दूरों को परेशानी होता था। वो पीडब्ल्यूआई ऑफिस सिधवलिया से गोपालगंज गया, उसको फिर हमने स्थानांतरित सिधवलिया में किया। इसके अलावे झज्जवा में जो आप देखेंगे लगभग 4 करोड़ से अधिक का जो बिल्डिंग ट्रामा सेंटर के रूप में जाना जाता है उसका हमने निर्माण कराया। 2 मॉडल थाना आपका मोहम्मदपुर में, आपका सिधवलिया में हमने निर्माण कराया। इसके अलावा आप यकीन करिए 2 दिन के अंदर सदन में बात अपनी रखी, कैबिनेट से अवर निबंधन कार्यालय माधोपुर मोहम्मदपुर का हमने निर्माण कराया, एएनएम कॉलेज का हमने निर्माण कराया। इस तरह से कई महत्वपूर्ण योजनाएं जो क्षेत्र की ज़रूरतें थीं उसको हमने अपने 5 साल के टेन्योर में हमने पूरा किया और जनता को विकास के जो हमारी अवधारणा थी वो काम करके हमने साबित किया कि आप लोग ने जो स्नेह आशीर्वाद हमको दिया है उसका परिणाम है कि बैकुंठपुर विकास की ओर उन्मुख है। जी, इन्हीं बातों के बीच में मैं क्षेत्रीय विकास और जनता की अपेक्षाएं जो हैं उसके ऊपर भी मैंने कुछ प्रश्न रखे हैं जो मैं पूछना चाहूँगा। आज भी कई गाँवों में सड़क, पुल, रोजगार की समस्या है, आप इन मुद्दों को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, हम तो आप हमारे विधानसभा के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए और हम तो रोज़ अपने फेसबुक से विधानसभा में जितने हमने सवाल किए, हम कभी इस बात का परवाह नहीं किए कि हम सरकार में हैं, हम सत्ता में हैं। हमको सड़क, रोजगार, पुल पुलिया, विद्यालय के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। हम सत्ता और सरकार में रहते हम भयमुक्त होकर हम जनता का आवाज़ विधानसभा में बने और कोई ऐसा दिन विधानसभा में नहीं था कि हम जनता के मुद्दे को हम ना उठाएं, चाहे किसानों का सवाल हो, चाहे नियुक्ति की बात हो, रोजगार का बात हो, आपके सड़क निर्माण की बात हो, विद्युतीकरण का बात हो, हमने सब बात को उठाया है। और ये
ऑन दी विधानसभा रिकॉर्डेड है। जैसे आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में नौकरियां हो रही हैं और नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 20 लाख से ऊपर रोजगार देंगे, सरकार ने 12 लाख से ज़्यादा अभी तक सरकारी नौकरियां दी और लगभग 38 लाख से अधिक रोजगार दिया। और फिर नीतीश कुमार जी ने कहा कि 25 से 30 के बीच में हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोज़गार हम देने का काम करेंगे। हम उस समय वे विधानसभा में जब थे तो जितनी नियुक्तियां रिक्त रह गई थी, उस रिक्त नियुक्ति के स्थान पर नियुक्ति करने के लिए हम लगातार विधानसभा में सवाल हम उठाते रहे और हर विषयों को, सड़क निर्माण से लेकर गांव के विद्युतीकरण तक हमने सारे सवाल को उठाया है, वो ऑन रिकॉर्ड है। और रोज़ के दिन हम इसलिए अपने फेसबुक पर देते हैं कि एक विधायक की क्या जिम्मेवारी जवाबदेही है और विधायकों की क्या भूमिका अपने क्षेत्र और जनता के प्रति है, उसका हम अपने प्रतिदिन डालते हैं कि युवा पीढ़ी के लोग इसको देखें, स्मरण करें कि एक विधायक का विधानसभा में क्या भूमिका होती है। और हम तो ये उम्मीद करते हैं कि सभी विधायकों को अपने 5 साल के टेन्योर को, जिन लोगों ने विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया, उनको भी बताना चाहिए कि आपने 5 सालों में कितनी जनता के सवालों को सरकार के समक्ष रखा है। जी, तो आज के परिदृश्य में जो बैकुंठपुर के अभी वर्तमान विधायक हैं, तो उनके कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं या और भी उनको कुछ कार्य करने चाहिए थे? देखिए, हम किसी के आलोचना के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। जी, हम यह जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है जी, और एनडीए की सरकार में बेहतरीन काम इस बिहार के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। और आप यह देख लीजिए कि 2005 के पहले बिहार में कितने मेडिकल कॉलेजेस थे, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे, कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज थे, कितने एएनएम कॉलेज थे, कितने जीएनएम कॉलेज थे, कितना आईआईटी था, कितने किलोमीटर में ग्रामीण सड़कें बने थे, कितने किलोमीटर में पीडब्ल्यूडी के सड़क बने हुए थे, कितना कृषि भवन था, कितना सामुदायिक भवन था, कितने मध्य प्राथमिक विद्यालय थे, कितने हाई स्कूल थे। इसका आप आंकलन करिएगा तो ये पता चलेगा कि इस बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से लेकर और ये 2025 का कार्यकाल है, इसमें हर विधानसभा क्षेत्रों में, हर प्रखंडों में नीतीश कुमार जी ने गांव के स्तर पर विकास किया है। और 2005 के पहले जब नीतीश कुमार जी को बिहार का सत्ता, उनके हाथ में बागडोर मिला सत्ता, तो उस समय बिहार की परिस्थिति क्या थी? बिहार में सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल कोई चीज़ नहीं था। और मात्र बिहार का जो बजट 2005 का था वह 28,000 करोड़ का था और 28,000 करोड़ का जो बजट था वह संपूर्ण बिहार का बजट था। आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार का बजट आकार है वह 3,16,000 करोड़ के करीब है। और इसके पीछे कारण है कि पहले जितने घोटाले होते थे, राजस्व की चोरी होती थी, वित्तीय अनियमितता होता था, गमन होता था, नीतीश कुमार ने बिहार में 2-3 प्रमुख काम किया कि उन्होंने न्याय के साथ विकास का नारा दिया, भयमुक्त बिहार बनाने का काम किया और आगे बढ़े बिहार, इसके लिए उन्होंने जो योजना बनाई उस पर जो हमारी सरकार ने काम किया, जिसके कारण सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि नीतीश कुमार जी के विकास की उपलब्धि आज विपक्ष के लोग गिनाते थकते नहीं हैं। और तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं कि हमने 17 महीना में नौकरी दी, हमने 17 महीना में ये काम किए, तो कम से कम नीतीश जी के कार्यकाल, जब मुख्यमंत्री नीतीश जी थे और आप डिप्टी सीएम थे, उस समय की बात आप गिनाते हैं, 17 महीने की उपलब्धि आप बताते हैं, तो तेजस्वी जी को तो अपने 15 साल में उनके जो माता पिता बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व किए, उनके योजना को, उनके स्वर्ण कार्यकाल को, उनके विकास की उपलब्धि को तेजस्वी जी को बताना चाहिए बिहार को। वह नहीं बता पाते हैं चूँकि उनके माता पिता के कार्यकाल में बिहार बर्बाद हो गया, बिहार खोखला हो गया, बिहार में कुछ बचा ही नहीं। इस कारण तेजस्वी जी भी अपने पूर्व की उपलब्धि को नहीं बता पाते हैं। जी, क्या आपको लगता है कि जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनको सिर्फ विधानसभा में ही नहीं, क्षेत्र में भी 24 घंटे 7 दिन सक्रिय रहना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से आप बिहार विधानसभा के सदस्य हो गए जी, तो आप केवल एक क्षेत्र के प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, आप बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, आप बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जो भी बुनियादी समस्याएं हैं, बुनियादी सवाल हैं, जो समस्याएं जनता से सरोकार है, उन समस्याओं को निश्चित रूप से सदन के अंदर रखनी चाहिए। चाहे आप जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हो, आपके समक्ष यदि बिहार की समस्या भी आ गई तो आपको बिहार विधानसभा में उन समस्याओं को रखकर और बिहार की जनता
को निश्चित रूप से उन समस्याओं का निराकरण करके उनके अंदर एक खुशी की भाव लानी चाहिए। और जनप्रतिनिधि को तो क्षेत्र में हरदम रहना चाहिए, जनता के सवालों को सुनना चाहिए, समस्याओं का निराकरण मजबूती से करना चाहिए। और यही कारण तो बिहार विधानसभा में क्या है, ये जो प्रश्न है, तारांकित प्रश्न है, अल्पसूचित प्रश्न है, ध्यानाकर्षण है, शून्यकाल हैं, कई तरह के समय निर्धारित बिहार विधांसभा में है। और ये सत्र भी जब आते हैं, हाँ, बजट का सत्र आता है तो बजट भाषण होगा, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद होंगे, कटौती प्रस्ताव ले आए जाएंगे, उसमें विपक्ष अगर काम से संतुष्ट नहीं है तो काम रोको प्रस्ताव लाए जाएंगे। तो एक जो व्यवस्थाएं बनी हैं उस व्यवस्था के तहत विधायक को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। और सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, स्वतंत्र रूप से जनता के हित में अपने सवाल को रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जितने दिनों तक बिहार विधानसभा चलता है केवल विपक्ष के लोग हंगामा करना उनका मकसद रहता है। जनता के सवालों को लेकर सदन में वह कभी खड़ा नहीं होते हैं, केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। इससे विधानसभा का समय भी बर्बाद होता है और जनता के मूल सवालों का भी समाधान नहीं हो पाता है। युवाओं के लिए आपने अपने कार्यकाल में कौन से ऐसे काम किए जिन पर आपको आज भी गर्व है? गर्व है मुझे युवाओं के लिए। हमने जो पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना हमने कराई है, जो हमने एएनएम कॉलेज हमने खोला है, इसके अलावे अपने कार्यकाल में हर जगहों पर 10+2 की हमने बनवाई है। इसके अलावा बहुत से नवसृजित प्राथमिक विद्यालय जब खोले गए तो उसके भवन नहीं बन सके थे, उनका हमने बनवाया। बहुत सारे विद्यालय को हमने मध्य विद्यालय के रूप में हमने उत्क्रमित कराने का काम किया। तो जो शिक्षा की मूलभूत चीज़ें थी हमारे युवा पीढ़ी के लिए, उसके लिए हमारा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारा सबसे बड़ा चीज़ हमारे दिल में ख्वाहिश थी कि जिस तरह से पॉलिटेक्निक कॉलेज हमने बनवाया, एएनएम कॉलेज बनवाया, एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी हम बनवाए अपने क्षेत्र में, लेकिन दुर्भाग्यवश वह ज़मीन हमको उपलब्ध नहीं हो पाई। हम पटना उच्च न्यायालय में इसके लिए एक रीट याचिका भी हमने दायर किया कि इंजीनियरिंग कॉलेज बैकुंठपुर में बने, लेकिन ज़मीन उपलब्ध नहीं होने के कारण इंजीनियरिंग कॉलेज बैकुंठपुर में नहीं बना, गोपालगंज के सिपाया में बना। वो हमारे लिए एक अफसोस की बात रह गई। उस समय शायद हम विधायक के रूप में रहते तो निश्चित रूप से हम अपने क्षेत्र में एक बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करके एक एजुकेशनल हब हम बनाते हैं। जी, क्षेत्रीय मुद्दे में एक और मेरा प्रश्न है। जो मैं जब आपके बैकुंठपुर विधानसभा में घूम रहा था तो लोगों का प्रश्न था कि आप मंजीत जी से भी ये भी पूछिएगा कि 2 बार यहाँ से विधायक 2 अलग अलग दल के रहे हैं, लेकिन अभी तक डिग्री कॉलेज का कुछ पता नहीं चला। तो इस चीज़ को लेके वो क्या सोचते हैं? ये युवा पीढ़ी के अच्छे सवाल हैं जी, और इसके लिए सरकार भी चिंतित है, गंभीर है, और हम लोग भी इस मामले में काफ़ी संवेदनशील है। कुछ दिन पहले हमने शिक्षा मंत्री से हमने मुलाकात की थी और हमने एक उनको पत्र भी लिखा था, और सरकार भी इस बात को गंभीरता से संज्ञान में ली है कि आने वाले दिनों में हम लोग प्रखंड या अनुमंडल के स्तर पर, अभी अनुमंडल के स्तर पर तो हमारा डिग्री कॉलेज है, हम प्रखंड के स्तर पर डिग्री कॉलेज खोलेंगे। तो हमने लिखित रूप से अपने शिक्षा मंत्री को दिया है कि आप बैकुंठपुर, सिधवलिया, बरौली में आप ज़रूर डिग्री कॉलेज की स्थापना करिए। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आने वाले दिनों में हम लोग ज़मीनों को चिन्हित कराते हैं कि कहाँ ज़मीन की उपलब्धता है, और जैसे चुनाव हमारा बीतेगा उसके पहले सारे प्रस्ताव डीएम के माध्यम से आएंगे तो हम लोग नए डिग्री कॉलेज की भी स्थापना करेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं, जब जदयू से आपकी दूरी हुई और फिर वापसी भी हुई, तो ये वाला जो सेक्शन है, जैसे जीवन में एक आयाम होता है जब स्थिर हर कुछ चल रहा होता है, फिर कभी अचानक से जब जीवन में ऐसा मोड़ जब आता है, तो उसको लेके मेरे आपसे प्रश्न है, जब 2020 में आपको टिकट नहीं मिला तब आपकी मनोस्थिति क्या थी? नहीं, देखिए, हमको 2020 में टिकट नहीं मिला। आदरणीय नेता नीतीश जी ने हमको कोई सड़क पर नहीं छोड़ दिया जी, हमको दूसरे स्थानों से लड़ने की भी बात कही गई, हमको दूसरे सदन में भी भेजने की बात कही गई, लेकिन हमारी वैधता, हमारा लगाव, हमारा प्यार बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से है, वहाँ की जनता से है। और हमने अपने जीवन में राजनीति को एक सेवा के भाव से देखा है। हमारे लिए पद कोई माने नहीं है, और पद माने रहता तो हम दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से विधायक भी बनते, हम उपचुनाव में दूसरे विधानसभा क्षेत्र से भी विधायक बने रहते। पद की हमको लालसा रहती तो हम बिहार विधान परिषद के भी सदस्य बनते, अन्य जगह से जाकर लड़ते।
बहुत लोग ऐसे राजनीति में हैं जी, जिनको जो मौका तलाशते जो रहते हैं। मौका तलाशते हैं पद के लिए, जी, और कहीं से उनको सत्ता हासिल हो जाए, कहीं जी। से वो विधायक सांसद बन जाएं, जी। उनकी लालसा रहती है। लेकिन हमारी ऐसी लालसा नहीं है। हम केवल अपने बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बंधे हुए हैं, उनके प्यार में बंधे हुए हैं। हारने के 10 वर्ष बाद भी जी, हम लगातार अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, क्षेत्र का जनता की सेवा करते हैं। आप लोगों से पूछिए, जो बाढ़ की भीषणता रही, जी, उस भीषण परिस्थिति में भी हम लोग बांध के किनारे पानी में जाकर बोरा लेकर कंधे पर बांध बचाने का हम लोग काम किए। बाढ़ में घर घर जाकर हम लोग सहयोग किए। किचन कम्युनिटी सेंटर चलाने में हम लोग ने सहयोग किया। इसके अलावा सबसे बड़ी जो भीषण परिस्थिति इस देश के अंदर आई, कोरोना का काल दौर, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई, उस कार्यकाल में भी हम लोग अपनी जनता को हमने कभी नहीं छोड़ा। और जब हम लोग लॉकडाउन में अपने घर में भी पड़े हुए थे, तो कहीं से भी हमारा, अगर युवा पीढ़ी का लड़का फ़ोन करता था कि हम उत्तराखंड में हैं, हम पंजाब में हैं, हम हरियाणा में हैं, हम गुड़गांव में हैं, हमको सिलेंडर हमारा ख़त्म हो गया, पैसे हमारे पास नहीं है, भोजन के लिए हमारी व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग तुरंत अपने रूमों में बंद कमरे से ही पेटीएम और के माध्यम से हम लोग उसको पैसा भेजते थे, ताकि किसी प्रकार से हम उनके सीमित संसाधनों में अपने बच्चों का इस संकट की परिस्थिति में काम आए। और आप हमारे बच्चों से आप पूछिए, बैकुंठपुर के किसी भी स्कूलों में जब सब बच्चे लौट के आए कोरोना काल में क्वारंटाइन सेंटर पर विभिन्न स्कूलों में, तो हम लोग वहाँ भी उस विषम परिस्थिति में भी क्वारंटाइन सेंटर पर गए। वहाँ साबुन, डिटॉल, बिस्किट्स, अन्य जो पैकेट थे, चूड़ा, मीठा सामग्री लेकर हम लोग हर क्वारंटाइन सेंटर पर जाकर अपने बच्चों को मदद किए। लेकिन दर्द तब होता था जब हमसे विपक्ष में लड़ने वाले लोग जो थे, वो इस बात को लेकर तकलीफ में थे कि ऐसे परिस्थिति में ये कैसे घूम रहे हैं, और लगातार डीएम के स्तर पर शिकायत होती थी, उनको रोकिए सेंटर पर जाने से। हमने कहा कि हमारी जान का परवाह नहीं है, हमारे बच्चे क्वारंटाइन सेंटर पर आए हैं, हम किसी भी परिस्थिति में जाएंगे और उनकी हालचाल लेंगे, और जो हमारी सेवा हो सकती है हम अपने बच्चों को निश्चित रूप से करेंगे। यह हमारा लगाव इसने बैकुंठपुर की जनता और युवाओं के प्रति रही है। कहीं ना कहीं एक सच्चे जनसेवक की यही निशानी है, वो पद पे हो या ना हो, उसको समाज को हमेशा सींचने का कार्य करना चाहिए। एकदम ये नहीं कि आप मेवा प्राप्त करने के लिए राजनीति में कहीं और दुख के घड़ी में आप चले जाइए। सेवा की भावना है तो जिन लोगों ने आपको 2 बार 1 बार आपका अपना विधायक माना, प्रतिनिधित्व के रूप में आपको मौका दिया, बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में आप निर्वाचित हुए, एक माननीय के श्रेणी में आप आ गए, तमाम आपको सुविधा जनता के द्वारा दी गई सुविधा है, तो उस जनता का ख्याल हर जनप्रतिनिधि को निश्चित रूप से आजीवन रखना चाहिए। निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय कितना कठिन था? क्या यह भावनात्मक निर्णय था या राजनीतिक? नहीं, देखिए, हमारा निर्दलीय लड़ने का भावनात्मक निर्णय था। चूँकि हम जब निर्दलीय लड़ने का फैसला हम किए, तो वह फैसला केवल मेरा स्वयं का फैसला नहीं था, और हमें विधान परिषद में जाने का, हमें दूसरे क्षेत्रों से लड़ने का तमाम हमारे पास ऑफ़र थे। लेकिन हमारा भावनात्मक लगाव बैकुंठपुर के क्षेत्र से था, और हम जब आए तो लगभग 5000 से अधिक हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ बैठे, और हमने अपने बात को रखा, तो लोगों ने एक ही बात कहा कि आप संघर्ष करिए, और इस कठिन परिस्थिति में, संघर्ष के घड़ी में हम लोग आपके साथ हैं। जनता के उम्मीदवार के रूप में हम 2020 का चुनाव निर्दलीय रूप में लड़े, और ठीक है हम चुनाव हारे, लेकिन हम क्या चुनाव हारे, लेकिन हमारी जनता ने हमको चुनाव जिताया, और हम निर्दलीय लड़कर 44,000 मत हमको प्राप्त हुआ। हम मोटरसाइकिल से घूमते थे, साइकिल से घूमते थे, लोग के गाड़ियों से घूमते थे, पैदल हम गांव में घूमते थे, हमारे साथ कोई नेतृत्व नहीं था, कोई नेता नहीं था। दूसरे लोगों के पास 15-15 हेलीकॉप्टर उतरते थे क्षेत्रों में, तमाम संसाधन के बल पर लड़ते थे। बाहर से कई हेलीकॉप्टर, कई नेता आते थे, स्टार प्रचारक आते थे, फिर भी जनता ने उनकी बात नहीं सुनी, और 44,000 मत जो जनता ने हमको दिया, तो एक तरह से 44,000 जनता ने हमको अपना विधायक माना। ये हमारे लिए जीवन में बहुत बड़ी बात है। यही कारण है कि हम चुनाव हारने के बाद भी अपने जनता के हर दुख सुख में शामिल रहते हैं। आपकी आरजेडी से बातचीत हुई,
पर आप लौटे जदयू में, नीतीश कुमार से आपकी बातचीत में क्या कहा गया जिसने आपको वापसी के लिए मना लिया? नहीं, देखिए, वो हमारी राजनीतिक जीवन की बहुत बड़ी भूल थी जी। और इस भूल के लिए हमने सार्वजनिक रूप से अपने जनता, अपने मतदाता और अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी से भी हमने माफ़ी मांगी कि वह हमारे जीवन की राजनीतिक भूल थी। और आदरणीय नीतीश कुमार जी को हमने राजनीतिक पिता माना जी। और जब हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो ऐसा नहीं कि दूसरे दल के लोग, दूसरे दल के नेता, दूसरी पार्टियां हमको ऑफर नहीं दे कि आप हमारे दल से आप लड़ जाइए, आप हमारे दल से लड़ जाइए, लेकिन हमारे मन में यह था कि हमने आजीवन अपना नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को माना है और हम अगर निर्दलीय भी चुनाव जीत कर जाएंगे तो हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपनी राजनीति करेंगे, हम एनडीए के नेतृत्व में अपनी राजनीति करेंगे। इस कारण कई दल पार्टी जो हमको अपना उम्मीदवार भी बनाना चाहती थी, हमने उम्मीदवारी उनका स्वीकार नहीं किया, हमने उनके सिंबल पर हम चुनाव नहीं लड़े। और फिर एक अभिभावक के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब हमको बुलाया तो हम बिना समय कोई बर्बाद किए हम गए। आदरणीय नीतीश जी से हमारी बातें हुई, हम अपने तकलीफ़ को कहा और फिर उन्होंने जनता दल यू में हमको ज्वाइन कराया, प्रदेश महासचिव बनाए, उपाध्यक्ष बनाए, फिर उन्होंने हमको जो है प्रवक्ता का पद भी उन्होंने दिया, फिर राज्य कार्यकारिणी के हम सदस्य बने और आज देखिए उपाध्यक्ष राज्य नागरिक परिषद का आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हमको बनाया है। तो नीतीश कुमार जी ने या वो जानते थे कि हम समता पार्टी के काल से हमने इस पार्टी को सींचा है और हमने नहीं सींचा है बल्कि समता पार्टी का जो बुनियाद रखा गया उस समय मेरे स्वर्गीय पिता ब्रजकिशोर नारायण सिंह जी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को स्वीकार किया और समता पार्टी के स्थापना कार्यकाल के वो सदस्य रहे। उसके बाद दूसरे पीढ़ी के लोग हैं जो 28 वर्षों से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम राजनीति कर रहे हैं। जी। अब इसके बाद हम आते हैं आज की राजनीति और बिहार की दिशा के ऊपर। आज के समय में युवा राजनीति में आना चाहते हैं, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, युवा पीढ़ी के लोगों को निश्चित रूप से राजनीति में आनी चाहिए और युवा पीढ़ी की राजनीति में जब आएंगे तो नई सोच और उम्मीद लेकर आएंगे और यह ज़रूरत है बिहार के साथ साथ देश को बदलने का। तो इसके लिए युवा पीढ़ी के लोग जब राजनीति में आएंगे, अच्छे युवा पढ़े लिखे लोग आएंगे तो निश्चित रूप से जो राजनीति पहले के पैटर्न रहे हैं वो उस राजनीति के पैटर्न में परिवर्तन आएगा और देश को भी एक नया दिशा मिलेगा। कहीं ना कहीं बिहार में जो जातिगत राजनीति है, कहा जाता है कि राजनीति में ये साथ साथ चलता है, तो इसके ऊपर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण बहुत गहरे हैं, क्या यह लोकतंत्र को मजबूत करता है या कमज़ोर करता है आपके नज़र? देखिए, जातिवाद तो लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली व्यवस्था है, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सब जातियों का ख्याल रखा, चाहे अगड़ी जाति हो, पिछड़ी जाति हो, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित हों, महादलित हों, फॉरवर्ड कम्युनिटी के लोग हों, बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हों, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों। आप देखिए कि नीतीश कुमार जी की सारी योजनाएं सब यूनिवर्सल हैं, हर समाज के लिए। अभी आज के दिन में नीतीश कुमार जी ने, बिहार पहला राज्य है जहां पहले बीपीएल परिवारों को पेंशन की राशि मिलती थी। नीतीश कुमार जी ने 60 वर्ष के जो भी वृद्ध लोग हैं, जिस समाज के हों, अगड़ी हों, पिछड़ी हों, दलित हों, अल्पसंख्यक समाज के जिस समाज के लोग हों, उन्होंने अपनी योजना को यूनिवर्सल किया और आज के दिन में 1100 रुपये पेंशन वो दे रहे हैं। जो 125 यूनिट बिजली उन्होंने फ्री किया है वो देख लीजिए, सब समाज के लिए उन्होंने किया है। सड़क, पुल, पुलिया, शिक्षा की व्यवस्थाएं जो नीतीश कुमार जी ने की है, हर समाज, हर वर्गों के लोगों को किया है। इससे समाज में परिवर्तन आया है। जी। जदयू की आज की भूमिका एनडीए में साझेदारी और आने वाला विधानसभा चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत, बहुत पहले से एक गठबंधन रहा है और आज भी एनडीए की एक मजबूत गठबंधन है। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा है। डबल इंजन की जो सरकार है, उस डबल इंजन की सरकार में बिहार में और तेज़ गति से प्रगति हो रही है। आप देख लीजिए कि हर महीने प्रधानमंत्री जी आते हैं किसी न किसी क्षेत्रों में इस बिहार के अंदर, और केवल भाषण देने नहीं बल्कि बिहार को सौगात देने के लिए आते हैं। लाखों करोड़ों की सौगात वो दे रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में है, रेल के रूप में हो,
आपके एयरपोर्ट के रूप में हो, शिक्षा के रूप में हो, शिक्षा के रूप में, तो इससे एक मजबूत जो गठबंधन बिहार में एनडीए के रूप में बनी है, इससे बिहार में काफ़ी तरक्की हो रहा और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है। जी, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जैसे नेता आज भी बिहार के लिए उतने अपरिहार्य हैं, मतलब प्रिय हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में काम किया, जो विकास किया, कई नीतीश कुमार जी के काम जो हैं देश के मॉडल के रूप में जाने जाते हैं। जी। अब आप जीविका को ले लीजिए, उसको केंद्र सरकार ने आजीविका के रूप में अपनाया है। बिहार में नल जल की योजना को ले लीजिए, उसको देश ने अपनाया है। तो नीतीश कुमार जी के कई ऐसे मॉडल हैं जो बिहार में उन्होंने काम किया, उसको देश ने अपनाया है। जी। तो यह बहुत बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी की सोच केवल बिहार तक नहीं बल्कि देश तक है और केंद्र ने भी नीतीश कुमार की योजनाओं को अपनाया है। जी, इसी बीच में हम आते हैं एलजेपी के ऊपर। चिराग पासवान जी जो हैं, उनको कहा जाता है कि वो राजनीति में खास करके जदयू के लिए बुमराह का योरकर बने हुए हैं। वो कहीं ना कहीं जदयू को कमज़ोर करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इन दिनों लगातार हम चिराग पासवान जी का भी बयान हमने पढ़ा है समाचार पत्रों में और विभिन्न मीडिया में, और उन्होंने भी आदरणीय नीतीश कुमार जी को नेता के रूप में स्वीकार किया है। और यही नहीं बल्कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में चुनाव लड़ेंगे। जी। और नीतीश कुमार जी का विज़न बिहार के लिए एक बहुत बड़ा विज़न है। बिहार में उन्होंने काम किया है, विकास किया है। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को तो चिराग पासवान जी भी उन्होंने स्वीकार किया है। और नीतीश कुमार जी की जो राजनीति है, जो कार्यशैली है, बिहार के प्रति सोच है, वो सोच चिराग जी को और सब लोगों को अपनाना चाहिए। जी, इसके बाद एक नीतीश जी से ही जुड़ा हुआ सवाल है जिसको विपक्ष हमेशा हमलावर होता है इस सवाल पे कि नीतीश कुमार जी का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। विपक्ष आरोप लगाते रहती है, क्या अब उनके नेतृत्व करने की शक्ति नहीं है? देखिए, नीतीश कुमार जी से पूरा विपक्ष घबराया हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है और इस कारण अनर्गल प्रलाप विपक्ष के लोग कर रहे हैं। आप यह बताइए कि नीतीश कुमार जी ने अब इन बिहार में कि हर ज़िले के अंदर उन्होंने प्रगति यात्रा की है। जी। और नीतीश कुमार जी ये मुख्यमंत्री के तौर पर वो विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में गए, विधानसभा क्षेत्रों के गांव में गए, विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया और 4-5 घंटे तक कलेक्ट्रेट में बैठकर हर विभाग के योजनाओं की उन्होंने समीक्षा की। और लगातार पूरे बिहार के हर जिला में मुख्यमंत्री जी गए, प्रगति यात्रा में दौरा किए, समीक्षा किए। फिर कई उनके यात्रा मुख्यमंत्री जी की रही, वो जाड़ा का मौसम हो, वो गर्मी का मौसम हो, वो लगातार बिहार में घूमकर और बिहार की विकास की समीक्षा वो करते रहे। आज के दिन भी आप सोशल मीडिया पर आप देखिएगा, सीएमओ बिहार पर आप देखिएगा, तो मुख्यमंत्री जी रोज़ जहाँ भी विकास के कार्य हो रहे हैं वह प्रतिदिन निकल कर जाते हैं सड़कों पर, तटबंधों पर, विभिन्न विद्यालयों में कि हाँ कहाँ हमारा विकास का काम प्रगति पर है, कहाँ रुका हुआ, नया डायरेक्शन देते हैं। जो आदमी प्रतिदिन बिहार के विकास की योजनाओं की समीक्षा कर रहा है, उसके बारे में जो विपक्ष अनर्गल प्रलाप कर रहा है, इसका मतलब है विपक्ष फिर 2025 में नीतीश जी से डरा हुआ है, घबराए हुए हैं कि नीतीश जी पुनः बिहार में वह सत्ता उनके नेतृत्व में होगी और बिहार का 25 से 30 में और विकास तेज गति से होगा। तो इसके बाद हमारा ये आखिरी सेक्शन है। इस सेक्शन में हमारा है व्यक्तिगत दृष्टिकोण। राजनीति के बाहर आपकी कौन कौन सी रुचियां हैं? क्या आप किताब पढ़ते हैं या संगीत पसंद करते हैं? देखिए, हम तो खेलों में हमारी बहुत रुचि रहती है जी। और आज के दिन में भी हमारे जो बच्चे हैं कहीं भी क्रिकेट टूर्नामेंट ये सब में जब बुलाते हैं जी। तो हम बार बार उन बच्चों को कहते हैं कि भाई हमको अतिथि के रूप में क्यों बुलाते हो, जी। हमको एक खिलाड़ी के रूप में बुलाते तो हमको ज़्यादा प्रसन्नता होती। जी। इसके अलावा किताब पढ़ने की शौक़ इसलिए भी है कि हम विधानसभा के जब सदस्य रहे तो हमने बहुत सारे डिबेट हमने किए, तो हम पुराने किताबों को लाइब्रेरी में कर्पूरी ठाकुर जी के कई महत्वपूर्ण किताबें, जयप्रकाश जी की किताबें, पुराने जो हमारे महापुरुष थे उनके किताबों को हम लोग विधानसभा के लाइब्रेरी में निश्चित रूप से हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, ताकि उन लोगों के जो विचार थे उन विचारों से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो ये हम लोगों की एक बड़ी हॉबी है, खेल के प्रति है और पढ़ाई के प्रति है। आपने कभी जीवन में कोई ऐसा क्षण जिया है जहाँ राजनीति छोड़ने का विचार आया हो?
देखिए हम तो अगर राजनीति से अलग कर दीजिए जी तो हमारी जीवन वहीं समाप्त हो जाएगी। हम लोगों के बीच के लोग हैं, हम लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं, और लोग के बीच जब हम रहते हैं तो खुशी मिलती है। लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनको मदद करने का अवसर मिलता है, उससे भी प्रसन्नता होती है। तो हम लोग जनता के बीच के लोग हैं, हम जनता में रहना पसंद करते हैं। अगर हम राजनीति छोड़ दें, अपनी जनता को छोड़ दें, तो हमारी जीवन का अंत उसी दिन हो जाएगा। आप खुद को और बैकुंठपुर को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? नहीं, हम बैकुंठपुर को तो बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, और उसके लिए हमने हर क्षेत्रों में काम किया है, और आगे भी जो बचे हुए काम हैं जी उस काम को भी हम पूरा करना चाहते हैं। देखिए आज भी हम जो प्रयास कर रहे हैं, अभी मूलभूत समस्याएं किसानों को लेकर है। जी हम लगातार हर समस्याओं पर प्रशासनिक अधिकारियों से मिलते रहते हैं। जैसे सिंचाई के लेकर समस्याएं थी, तो सिंचाई में कृषि फीडर के लगभग 128 किलोमीटर में तार आपके कट गए, सिंचाई व्यवस्था बाधित हो गई। ट्रांसफार्मर 16-25 केवी के चोरी हो गए। इसके अलावा नहरों में समय से पानी नहीं आना, बहुत सारी जो गन्ना किसानों को मूल्य निर्धारण को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हुई। जो झज्जर पावर सब स्टेशन है, उसमें जिस समय हम विधायक 2000 में बने, उसमें मात्र 3 MB के आपके ट्रांसफार्मर थे जी उसको 5 MB से 10 MB तक हम लोग किए। गांव में कोई विद्युतीकरण का काम नहीं था। तो हमने बहुत बैकुंठपुर को सींचा है, और हम चाहते हैं कि बैकुंठपुर को और हम मजबूत करें। जब तक हमारे किसान आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होंगे जी तब तक हम बिहार की समृद्धि की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो अभी देखिए 126 किलोमीटर में तार हमने कृषि फीडर का आवंटित कराया है। अभी परसों MD से मिलकर ट्रांसफार्मर हमने किया है। जी जो जहाँ लाइट की प्रॉब्लम थी, जो नहरों में पानी जहाँ रुके हुए थे उसकी हमने व्यवस्था की है। तो बांध तटबंध हमारे सुरक्षित हों, उसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम विलेज प्रोटेक्शन योजना के तहत कई गांव जो कटाव से पीड़ित हैं उनके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक राजापट्टी आपका प्रखंड मुख्यालय बने, वो हमने बहुत पहले से प्रयास किया था। 2 हमने पुल बनवाया जो बंगड़ा सत्तर घाट में। उस समय सलेमपुर पुल की बहुत लोगों ने मांग नहीं की थी, लेकिन बाद में सलेमपुर गोविंदगंज के बीच पुल का निर्माण हो, उसको लेकर लोगों में बहुत जिज्ञासा है कि किसी तरह बने। उसका भी हमने प्रयास किया और लोगों का आशीर्वाद रहा, तो उस काम को भी हम पूरा करेंगे। ये कमिटमेंट है जनता के प्रति। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अनसर्वेड ज़मीन हमारा था, जिस अनसर्वेड ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं हो पाता था। तो बहुत जगह बघवाड़, सलेमपुर, हसनपुर में हमने एक अभियान इस तरह से पूरे बैकुंठपुर के अनसर्वेड वाले ज़मीन का हमने जब शुरू किया, तो हमने देखा बघवाड़, सलेमपुर, हसनपुर के इलाके में जिसमें खाता, खिसरा, रकबा, चौहद्दी तक था, उसको भी अनसर्वेड श्रेणी में डाला गया। तो हमने इस पर मुख्यमंत्री से, हमने अपर मुख्य सचिव से, हमने मुख्य सचिव से हमने बात की कि यह कैसा सर्वे है। रिविजनल सर्वे हुए, कैडेस्ट्रल सर्वे हुए, फिर भी इसमें सुधार नहीं हुआ, और बाद में सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है। और आज के डेट में जितने अनसर्वेड ज़मीन थे जिसके खरीद बिक्री पर रोक लगे थे, सरकार ने उस रोक को हटा दिया है। और जब ज़मीन की सर्वे होगी तो अनसर्वेड ज़मीनों की जब सर्वे होगी तो उसका भी रसीद, लगान रसीद, दाखिल खारिज, LPC निर्गत किए जाएंगे। इससे किसानों को काफ़ी लाभ होगा। तो ये सब योजनाएं हमारे दिल दिमाग में है, जिससे कि बैकुंठपुर सहित बिहार का और उन्नति और विकास हो। जी, अगर आपको फिर से विधायक बनने का मौका मिलता है तो कोई एक ऐसा चीज़ जो आप प्राथमिकता लेकर चल रहे हो पिछले 10 साल से, जो आते ही आप करना चाहेंगे? हमारी प्राथमिकता डिग्री कॉलेज को लेकर है जी, और डिग्री कॉलेज बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रखंड के स्तर पर। तो विधायक बनने के बाद यह हम पहला सुनिश्चित कराएंगे कि हमारे सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज का निर्माण हो। उस दिशा में हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और हमने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है कि बरौली, सिदोलिया, बैकुंठपुर में डिग्री कॉलेज की ज़मीन की उपलब्धता के लिए सरकार के स्तर से प्रयास किया जाना चाहिए। जिला पदाधिकारी को पत्र भेजकर जगह चिन्हित करा लिया जाए। जगह चिन्हित होने के बाद अगर बैकुंठपुर की जनता का आशीर्वाद रहा तो हम डिग्री कॉलेज निश्चित रूप से हम लोग खोलेंगे। जी, कहीं ना कहीं डिग्री कॉलेज का सौगात मिल सकता है अगर आप आते हैं। निश्चित सरकार की भी यह दृढ़ संकल्प है कि डिग्री कॉलेज
हम प्रखंड के स्तर पर खोलेंगे तो हम पहले से ज़मीन चिन्हित करा कर रखेंगे, तो हम डिग्री कॉलेज निश्चित रूप से हम अपने युवा पीढ़ी के लोगों के लिए करेंगे। हमारे जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, आप देख लीजिए कि बिहार में किस रूप से साक्षरता दर बढ़ा है। नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो 12.5% जो बच्चे थे आउट ऑफ स्कूल आपके थे, और जो आउट ऑफ स्कूल हमारे बच्चे थे वह बच्चे किसके थे? गरीब के, दलित के, पिछड़े वर्ग के बच्चे थे। लेकिन नीतीश कुमार जी सत्ता में आने के बाद 12.5% जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे उनको स्कूल भेजा, उनके लिए किताब की व्यवस्था की, MDM का उन्होंने व्यवस्था किया। इसके अलावे पोशाक की राशि दी गई, बच्चियों को साइकिल की राशि दिया गया, प्रोत्साहन का साइकिल दिया गया। जो बच्चियां मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न कर रही हैं उनको 10,000 रुपया, जो इंटर कर रही हैं उनको 25,000 रुपया, जो बच्चियां फर्स्ट कर रही हैं स्नातक में उनको 50,000 रुपया दिया जा रहा है। तो सरकार ने कई योजनाएं प्रारंभ किया है जिससे बिहार में शिक्षा का दर बढ़ा है, और सरकार की अब योजना है कि आने वाले 25 से 30 में जो NDA की सरकार बनेगी उसमें हम प्रखंड के स्तर पर हम जो है डिग्री कॉलेज की स्थापना करेंगे। ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, राजनीति में आज जो गिरावट की बात होती है उसे सुधारने का उपाय क्या हो सकता है? सबसे बड़ी चीज़ है राजनीति में जो अपराधीकरण है जी, जिन पर आपराधिक मामले हैं, चाहे कोई दल हो, वैसे आपराधिक तत्वों को जो है उनको दूर रखना चाहिए। जब तक पढ़े लिखे स्वच्छ छवि के लोग नहीं आएंगे तब तक राजनीति में नया कोई आयाम नहीं आ सकता है। तो पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए, स्वच्छ लोग आए, आपराधिक लोग राजनीति से बाहर किए जाएं, या केवल पार्टी ही नहीं बल्कि जनता के स्तर पर भी यह सोच जनता को लानी चाहिए कि हम किसको अपना विधायक बना रहे हैं, किसको अपना सांसद बना रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत जीवन की छवि क्या है, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, उनका समाज में योगदान क्या है। इन सब बातों का विश्लेषण जनता को भी करना चाहिए, तब अपना मत का एक प्रयोग करना चाहिए। अंत में आप चलते चलते बिहार और बैकुंठपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बैकुंठपुर की जनता को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जिस तरह से हमने अपने 10 साल के कार्यकाल में जो सेवा की है, जो हमने विकास का एक लंबा रेखा खींचा है, जो हर सुख दुख में हम शामिल रहे हैं, उसी प्रकार अगर बैकुंठपुर की जनता का आशीर्वाद मिला तो बैकुंठपुर में जितने भी विकास के काम अवरुद्ध रह गए, हम उन सारे विकास के कार्यों को हम अपने समय रहते उनको पूरा करके बैकुंठपुर को और विकसित बैकुंठपुर बनाने का हम संकल्प लेते हैं। जी, आखिर में एक रैपिड फायर है जिसको आपको कम शब्दों में जवाब देना है। आपका प्रिय नेता कौन है? नीतीश कुमार जी। सबसे बड़ी चुनावी सीख क्या मिली है आपको? सबसे बड़ी चुनावी सीख जनता के प्रति अपने दायित्व कर्तव्यों का निर्वहन करना। जी। राजनीति या प्रशासन, किसे ज़्यादा पसंद करते हैं? राजनीति। जी। एक शब्द में नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार के सरपरी नेता हैं। जी। बिहार के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आपको मेरे साथ ये पॉडकास्ट करके कैसा लगा? कुछ शब्द बोले ताकि मैं प्रेरित हूँ और आगे बढ़ूँ। आप युवा हैं जी, और आपके ने जितना भी सवाल किया जी, आपने बहुत ही प्रासंगिक मौजूदा सवाल आपने किया है जी, और यह सवालों से बेहद प्रसन्नता हुई कि जो वास्तविक जिस तरह से सवाल होने चाहिए एक जनप्रतिनिधि से, आपने वैवाक के तरीके से उन सवालों को रखा है और आपने जो सवाल किया वो जनता तक जाएगी, तो इससे जनता को भी प्रेरणा मिलेगी और जनता भी जागरूक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पे कुछ यहाँ बैकुंठपुर के स्थानीय लोग भी हैं जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे होंगे सर के कामों से। और हमने भी पहले से ही ये प्रयास किया था कि जब हम जाएंगे तो मंजीत सिंह जी से मिलेंगे, और ख़ास करके ये पॉडकास्ट मुझे करके काफ़ी अच्छा लगा। और मेरे अंदर भी बेचैनी नहीं थी कि सर कहीं ये ना बोल दें कि भाई कितना क्वेश्चन पूछोगे, कितना लंबा सेक्शन जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर मैं निश्चिंत था। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी विधानसभा में किसी नए जनप्रतिनिधि के साथ, और कम से कम आप मेरे इस प्रयास को सब्सक्राइब के माध्यम से एक मजबूती दे सकते हैं जिससे मैं और अन्य जगहों पे जा सकूं। जय हिंद।